आपके अपने यूट्यूब चैनल असाडी क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 29 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए पहले ही दोस्तों मैं आपको 2 अंक के महत्व बता दिए। ओके, तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर 2 अंक के महत्व के साथ साथ उत्तर भी बता दीजिए। ओके, तो अब हम क्या उत्तर की सीरीज स्टार्ट की है मैंने। तो आज इस वीडियो में हम 2 अंक के महत्व देखेंगे उत्तर के साथ। सो वीडियो को ध्यान से तक देखिएगा, पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आएगी। आपका पार्ट 1 है। ओके, मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा उत्तर के साथ। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 है, इसके आगे मैं और भी आपको पार्ट लाऊंगा। धीरे धीरे आपका है तो वीडियो को देखते ही देखते दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर याद करते जाइएगा, क्योंकि क्या है 2-2, 3-3 लाइन के आंसर है। तो वीडियो को देखते ही देखते आपका याद करने का आपको प्रयास करना है। ओके, तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। ओके, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इस बोर्ड एग्जाम में तो लगातार मेहनत और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। द्विध्रुवता का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। द्विध्रुवता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व। के मैंने जो भी जितने भी आंसर है लगभग शॉर्टी में आपको तैयार किए हैं, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिले और आसानी से आप याद कर सके। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार क्या है? शीत युद्ध का प्रतीक। तो शीत युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध का प्रतीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आतंकवाद क्या है? तो आतंकी गतिविधियों को आतंकवाद कहा जाता है समान रूप से जब एक समूह का संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए बम विस्फोट, जहाजों का अपचालन तथा अनावश्यक रूप से जान माल की हानि करता है, तो इसे क्या आतंकवाद की घटना कहा जाता है। ओके, कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती हैं? तो आपका एड्स, बर्ड फ्लू, आपका ये कोविड-19, ये सब जो आदि महामारियां हैं जो आप्रवाह, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती है। ओके, मतलब क्या है लोगों के छूने से बाहर से। ओके, इसलिए क्या है पर्यटन और व्यवसाय के माध्यम से फैल जाती है। नेक्स्ट हमारा साझी संपदा प्रबंध क्या है? लिखिए। ओके, देख लेते हैं। विश्व की साझी विरासत उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है। विश्व के कई हिस्से और क्षेत्र एक राज्य की संप्रभुता से बाहर होते हैं, इसलिए साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनका प्रबंध किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल होता है। ओके, मतलब ये ऐसे साधन है जिनका सभी देश उपयोग करते होंगे। जैसे कोई व्यक्ति का पृथ्वी का वायुमंडल। ओके, तो पृथ्वी का वायुमंडल किसी का एक का अधिकार नहीं कि भाई ये पूरा वायुमंडल भारत का है या किसी देश का, अन्य देश का है, तो ये सब देश का है। ओके, तो ये साझी संपदा है, सब क्या है बराबर हिस्सेदारी अपनी करते हुए। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 सुझाव दीजिए। तो देख ले, पहला है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। वन संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। दूसरा क्या है कारखानों को चलाने के लिए ऐसे ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे जहरीली गैस है वह धुआं निकल कर क्या है वायुमंडल को प्रदूषित करे। ये 2 आप सुझाव दे सकते हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। और दोस्तों जितनी मैं आपको क्या है पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बना रहा हूँ, क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं, इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन 2024 के नाम से प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण या वैश्वीकरण को क्या है भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं कि 2 विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं। देख लेते हैं वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं कौन कौन सी। पहला है वस्तुओं और सेवाओं के आप बिना अवरोध एक दूसरे से देशों में आदान प्रदान करना, ये आपका वैश्वीकरण की आपकी विशेषता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव एवं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ये 2 आपकी क्या है वैश्वीकरण की विशेषता है, याद कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को देखते ही देखते याद कर लीजिए। याद नहीं हो रहा वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और फिर क्या है वीडियो को देखते ही देखते याद कर लीजिए। देखने में स्पष्ट नहीं आ रहा समझ में तो वीडियो को क्या है फुल क्वालिटी में करके देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे समझाइए। तो वैश्वीकरण का भारत पर मिला जुला प्रभाव पड़ा। ओके, जहां एक और वैश्वीकरण के कारण भारत पूरे विश्व से जुड़ चुका, तो भारत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में असाधारण रूप से विस्तार हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आय निर्यात संबंधी दर में असतित वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण से आर्थिक असमानता बढ़ी और अधिक अमीर और क्या गरीब और अधिक गरीब होता गया। ओके, तो 2 इसमें प्रभाव बताए गए। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। एक दलीय प्रभुत्व के आपको लाभ पूछे जा रहे हैं। तो क्या है लाभ? पहला लाभ है इसमें क्या है सत्तारूढ़ दल की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ होती है तथा वह स्वतंत्र रूप से क्या है शासन को संचालित कर सकता है। दूसरा क्या है एक दलीय प्रभुत्व शासन प्रणाली में स्थायित्व रहता है तथा राष्ट्रीय नीति में व्यापक बदलाव नहीं किए जाते, जिससे क्या है उसमें क्या है निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि एक दलीय प्रभुत्व की हानि है। पहले हमसे लाभ पूछेगा या हानि पूछी जा रही, दोनों याद कर लीजिएगा, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ और एक दलीय प्रभुत्व की हानि। ओके, तो एक दलीय प्रभुत्व की हानि कौन कौन सी है? पहले हानि क्या है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता एवं विकास हेतु अनुचित है। ओके, मतलब गलत है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें प्रभुत्वशाली दल शासन का संचालन तानाशाही तरीकों से करने लगते हैं, जिससे क्या है शक्तियों का दुरुपयोग होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान क्या था, लिखिए। ओके, देख लेते हैं बॉम्बे प्लान क्या है। तो 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि क्या है सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाए एवं क्या है देश को नियोजित अर्थव्यवस्था पर चले। ये हो जाता है आपका बॉम्बे प्लान, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी दोस्तों आपने अपने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में दोस्तों आपको वह है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑल टाइप के आपके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मतलब एक बार से क्या कंप्लीट आप क्या है कोर्स की में तैयारी कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल और केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको क्या है कोर्स दिया जा रहा है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों से पूछे जा रहे हैं। तो क्या है, इस क्रांति में खेती हर पैदावार में समानता किस्म की इजाफा हुआ, ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में क्या है खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी। मतलब हरित क्रांति ने क्या है सीधे कृषि को लिए क्या है बूस्ट के रूप में काम किया। होगा कृषि का बहुत तेजी बढ़ी और ज्यादातर इसमें क्या है गेहूं का पैदावार हुआ। होगा दूसरा क्या ऐसे सकारात्मक परिणाम हुआ कि हरित क्रांति के कारण वर्षों को क्या है वर्षा के पानी को संचित करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया। इससे क्या है कई लोगों को रोजगार भी मिला। होगा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दल बदल क्या है, लिखिए। तो जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े तथा जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे क्या है दल बदल कहते हैं। मतलब एक पार्टी से टिकट ली, एक पार्टी से टिकट मिल जाने के बाद ओके उसी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत जाने के बाद ओके चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में चला जाए तो कहलाता है आपका दल बदल। ओके आगे देख लेते, आया राम गया राम जुमले को किसी से जोड़ा गया है। ओके देख लेते हैं। आया राम गया राम का किस्सा सन 1967 में हुआ था। गया लाल नामा का व्यक्ति हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए थे। इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले ये कांग्रेस को छोड़कर क्या है यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर क्या है थोड़ी देर में फिर कांग्रेस में वापस आ गए, करीब 2 घंटे बाद पुनः क्या है यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और क्या है बाद में फिर कांग्रेस में पुनः वापस आ गए। इसे ही क्या आया राम गया राम कहा जाता है। ओके आइयो कहानी के रूप में आपको ये बताया गया है किस प्रकार से ये आया राम गया राम की ये कहानी किससे संबंधित है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि गया लाल नामक एक व्यक्ति था जो हरियाणा के क्या है पहले जिले के हसनपुर विधानसभा में क्या है विधायक बन चुका। पहले उसने क्या है वो कांग्रेस में था, कांग्रेस से जीता था। तो कांग्रेस ओके तो वह क्या कांग्रेस की पार्टी से जीता था। कांग्रेस की पार्टी से जीतने के बाद वो क्या है यूनाइटेड फ्रंट वाली पार्टी में चला गया, फिर यूनाइटेड फ्रंट वाली पार्टी को छोड़ फिर कांग्रेस में आ गया, फिर क्या है कांग्रेस में आ गया, फिर क्या है फिर यूनाइटेड फ्रंट में चला गया, फिर यूनाइटेड फ्रंट से फिर दोबारा क्या है कांग्रेस में आ गया। इस बार से एक ही दिन में उसने क्या है कई बार बदल दी, इसलिए एक किस्सा बना हुआ कहानी के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा पर अपने पद पर रहते हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेस सेंसरशिप क्या है। ओके प्रेस सेंसरशिप क्या है। तो आपातकालीन प्रावधान इंपॉर्टेंट 2023 की बोर्ड एग्जाम में आया था। ओके तो आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। ओके समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेने का आवश्यक था। इसे क्या प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, लिखिए। तो जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कई सैन्य कार्यवाही को मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही को क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही आपको लेना, 2 नंबर में इतने जितना आपको लेना है उसी हिसाब से मैंने आंसर आपको तैयार किए हैं। नेक्स्ट क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है समझाइए। तो क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपने विशिष्ट धर्म सांस्कृतिक विशेषता आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांग को क्या है क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने आंसर दिया बहुत ही आसान तरीके से दिया है, बहुत ही कम शब्दों में दिया है। वीडियो देखते ही देखते दोस्तों याद करते जाइएगा अगर आपको याद नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गठबंधन का पूरा नाम लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन ये आपका पूरा नाम है, इंग्लिश में भी आपका ये दिया हुआ है। ओके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा
बामसेब का पूरा नाम लिखिए। तो बामसेब का पूरा नाम आपका ये दिया हुआ है, आपका पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा सोवियत प्रणाली क्या थी? ओके, तो सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था के साथ ही समस्या मूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को क्या है, समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। ये आपका दिया हुआ है सोवियत प्रणाली। ओके, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दूसरी दुनिया के देश किसको कहा गया है? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दूसरी दुनिया के देश है समाजवादी देशों को कहा गया। मतलब देखिए, ओके, दुनिया क्या है, दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक पूंजीवादी को मानती थी, दूसरा क्या समाजवादी को मानती थी। तो पहली दुनिया के देश कौन कहलाते थे? जो पूंजीवादी को मानते थे। ओके, दूसरी दुनिया के देश को कहलाते थे जो क्या समाजवाद को मानते थे। वही लिखा है, दूसरी दुनिया के देश जो क्या समाजवादी देश थे, मतलब समाजवाद को मानते थे, तो समाजवादी देश कहलाए। समाजवादी देश है उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सुरक्षा के अपरंपरागत धारणा क्या है? तो सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा का संबंध केवल बाहरी खतरे से नहीं बल्कि अन्य खतरनाक खतरों एवं घटनाओं से भी है, जैसे प्राकृतिक आपदा, आपातकाल, महामारी तथा नई नई बीमारी। ओके, तो आप सुरक्षा के अपरंपरागत धारणा भी याद कर लीजिएगा, सुरक्षा के परंपरागत धारणा के बारे में याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार किसे कहते हैं? तो मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके बिना मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता और अपने मानवीय गुणों तथा यथा बुद्धि और विवेक तथा इसी प्रकार के अन्य सद्गुणों का भी विकास नहीं कर सकता। ये कहलाते हैं आपके मानवाधिकार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। ओके, ये इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन देखे 2 नंबर वाले। आगे की वीडियो और आएंगे, तो आगे की वीडियो में और मैं आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।